हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रफ्तार 6000 के छठे पार्ट में। ये जो सीरीज है रफ्तार 6000, इसमें हम टॉपिक वाइज राजनीति विज्ञान के सारे वन लाइनर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये 6000 वन लाइनर क्वेश्चंस हम 60 वीडियो में कवर करेंगे। ये छठा पार्ट है। इस पार्ट में हम जो टॉपिक्स करने वाले हैं वो है स्वतंत्रता, समानता, न्याय और नागरिकता। ये चार टॉपिक बेसिकली इस छठे पार्ट में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो स्वतंत्रता टॉपिक में हम क्वेश्चन नंबर 500 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 501, किसने कहा स्वतंत्रता बंधनों की अनुपस्थिति नहीं बल्कि अवसरों की उपस्थिति है। स्वतंत्रता जो है वो बंधनों की अनुपस्थिति नहीं है बल्कि अवसरों की उपस्थिति है। यह कथन बारकर का है, बारकर। क्वेश्चन नंबर 502, किसने कहा जहां कोई कानून नहीं वहां कोई स्वतंत्रता नहीं। नो लॉ नो लिबर्टी। यह कथन लॉक का है, तो लॉक का एल, नो लॉ नो लिबर्टी, यानी लॉ नहीं होगा तो लिबर्टी भी नहीं होगी। यह कथन एल यानी लॉक का है। क्वेश्चन नंबर 503, किसने कहा स्वतंत्रता का अर्थ कानून का पालन करना है। किसने कहा स्वतंत्रता का अर्थ कानून का पालन करना है। यह कथन रूसो का है। क्वेश्चन 504, किसने कहा कि स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी हैं। इसका मतलब अगर आप स्वतंत्रता देते हैं, अगर राज्य स्वतंत्रता पर ज्यादा फोकस करता है, लोगों को स्वतंत्रता देता है, तो समानता नहीं हो सकती वहां, क्योंकि वहां पे अगर लोग स्वतंत्र होंगे तो असमानताएं विकसित अपने आप हो जाएंगी। और अगर समानता लाने की कोशिश की जाती है राज्य के द्वारा तो कहीं ना कहीं लोगों की स्वतंत्रता का हनन करना पड़ेगा। यानी स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी हैं। यह कथन है लॉर्ड एक्टन का, लॉर्ड एक्टन। क्वेश्चन नंबर 505, किसने राजनीति को शक्ति के विस्तृत उपयोग के रूप में परिभाषित किया। राजनीति को शक्ति के विस्तृत उपयोग के रूप में परिभाषित किया, रॉबर्ट डहल। क्वेश्चन नंबर 506, शक्ति का कौन सा सिद्धांत निर्बलों को सशक्त बनाने का उद्देश्य रखता है। वो है रचनात्मक सिद्धांत। शक्ति का रचनात्मक सिद्धांत जो है वो निर्बलों को सशक्त बनाने का उद्देश्य रखता है। क्वेश्चन नंबर 507, स्वतंत्रता का परित्याग करना मानव अस्तित्व का परित्याग करना है। यह किसने कहा। यानी अगर हम स्वतंत्रता का परित्याग करते हैं तो कहीं ना कहीं मानव अपने अस्तित्व का ही परित्याग करता है। यह कथन है रूसो का, रूसो। क्वेश्चन नंबर 508, किसने कहा अधिकार केवल कर्तव्यों की दुनिया में ही मायने रखते हैं। अधिकार केवल कर्तव्यों की दुनिया में ही मायने रखते हैं। यानी अगर कर्तव्य को अगर हम पालन करते हैं तो ही हमें अपने अधिकारों के बारे में बात करने की अनुमति है। अधिकार केवल कर्तव्यों की दुनिया में ही मायने रखते हैं। यह कथन वाइल्ड का है। क्वेश्चन नंबर 509, किसने कहा कि स्वतंत्रता अपने आप से ही संघर्ष कर सकती है। जो स्वतंत्रता है वो अपने आप से ही संघर्ष करने लगती है, अपने आप से ही संघर्ष करती है। यह कथन है बारकर का। क्वेश्चन नंबर 510, किसने माना कि स्वतंत्रता राज्य के नियमों का पालन करना है। स्वतंत्रता राज्य के नियमों का पालन करना है। यह कथन हेगल का है, हेगल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 511, किसने कहा कि स्वतंत्रता का अर्थ शासन का विरोध करना है। स्वतंत्रता का अर्थ शासन का विरोध करना है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है। अपनी 11वीं क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें भी दिया हुआ है। ये स्वतंत्रता का अर्थ शासन का विरोध करना है। यह सीले का कथन है, सीले। उसके बाद आ जाता है अपना क्वेश्चन नंबर 512। क्वेश्चन नंबर 512 कह रहा है, किसने लिखा कि लोकतंत्र में समानता एक भयावह विडंबना है। लोकतंत्र में समानता एक भयावह विडंबना है। यह कहा है बर्क ने, एडमंड बर्क ने। क्वेश्चन नंबर 513, किसने कहा स्वतंत्रता प्रतिबंधों की मांग करती है। स्वतंत्रता जो है वो प्रतिबंधों की मांग करती है, लियो स्ट्रॉस। लियो स्ट्रॉस का कथन है ये। क्वेश्चन नंबर 514, किसने माना कि राज्य का हस्तक्षेप चरित्र को कमजोर करता है।
जो राज्य का हस्तक्षेप है वो मानव चरित्र को कमजोर करता है, यह कथन है मिल का। क्वेश्चन नंबर 515, मुझे स्वतंत्रता दो या फिर मृत्यु दो, या तो मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मृत्यु दो, यह कथन किसका है? यह कथन है पैट्रिक हेनरी का, पैट्रिक हेनरी। क्वेश्चन नंबर 516, किसने कहा समानता की आशा ने स्वतंत्रता को निष्फल बना दिया है? समानता की आशा ने स्वतंत्रता को निष्फल बना दिया है, यह कथन लॉर्ड एक्टन का है। अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कथन माना जाए इस पूरे टॉपिक में स्वतंत्रता में, तो यह कथन होगा लॉर्ड एक्टन वाला। किसने कहा समानता की आशा ने स्वतंत्रता को निष्फल बना दिया है? लॉर्ड एक्टन। क्वेश्चन नंबर 517, किसने स्वतंत्रता को एक सकारात्मक क्रियात्मक शक्ति के रूप में परिभाषित किया? पॉजिटिव रूप में देखा है स्वतंत्रता को, और वो देखा है टी.एच. ग्रीन ने, टी.एच. ग्रीन ने। अब अपना अगला टॉपिक आ जाता है समानता, समानता। क्वेश्चन नंबर 518, किसने स्वतंत्रता और समानता को विरोधाभासी माना? स्वतंत्रता और समानता को विरोधाभासी माना, यानी स्वतंत्रता और समानता एक साथ नहीं चल सकती। स्वतंत्रता होगी तो समानता नहीं होगी, समानता अगर लाने की कोशिश की जाएगी तो स्वतंत्रता नहीं आ सकती। तो इसको विरोधाभासी माना है टॉकविल ने, टॉकविल। क्वेश्चन नंबर 519, किसने तर्क दिया कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, यानी इसके ऑपोजिट बोला जा रहा है? ये पहले वाले जो स्टेटमेंट है टॉकविल वाली, इसके ऑपोजिट स्टेटमेंट है ये। ऊपर वाले कह रहे हैं कि समानता और स्वतंत्रता विरोधाभासी हैं, और यहाँ कह रहे हैं कि एक दूसरे के पूरक हैं। यह कहा है ह्यूम ने। 520, किसने कहा कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे का विरोध करते हैं? वही स्टेटमेंट है, घुमा फिरा के दोबारा एग्जाम में आई हुई है, टॉकविल। क्वेश्चन नंबर 521, किसने प्राकृतिक और परंपरागत असमानता में भेद किया? किसने प्राकृतिक और परंपरागत असमानता में भेद किया, यानी असमानता दो प्रकार की बताई है, ये बताई है रूसो ने, कि एक तो प्राकृतिक है जो प्रकृति बनाती है, और एक परंपरागत है जो कि परंपराएं बनाती हैं, समाज खुद बनाता है। रूसो का कथन है ये। 522, रूसो के अनुसार असमानता के दो प्रकार कौन से हैं? असमानता के दो प्रकार जो भी हमने देखे वही हैं, एक प्राकृतिक और एक परंपरागत। 523, किसने कहा कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक समानता निरर्थक है? यह भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है भाई, एग्जाम में पूछे जाने वाली स्टेटमेंट है, बहुत बार आती है ये। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक समानता निरर्थक है, लास्की का स्टेटमेंट है। यानी जब तक आप आर्थिक रूप से समान नहीं करेंगे लोगों को, हम ये नहीं मान सकते कि ना राजनीतिक रूप से समान हो गए हैं। जैसे अगर इलेक्शंस लड़े जा रहे हैं तो जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, चांसेस उसी के जीतने के बनते हैं। यानी राजनीतिक समानता तभी आएगी जब पहले आप उनको आर्थिक रूप से समान करो। 524, किसने नागरिक स्वतंत्रताओं को 3 आयामों में विभाजित किया? किसने नागरिक स्वतंत्रताओं को 3 आयामों में विभाजित किया? वो किया है बारकर ने। 525, सामाजिक न्याय का भ्रम, सामाजिक न्याय का भ्रम पुस्तक 1976 में किसने लिखी? सामाजिक न्याय का भ्रम पुस्तक जो लिखी है वो लिखी है हैयक ने, हैयक, इंपॉर्टेंट बुक है ये। 526, किसने कहा भूखे व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का क्या लाभ है? एक भूखे व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का क्या लाभ है? हॉब्सन का स्टेटमेंट है ये, हॉब्सन। 527, किसने सामाजिक न्याय को समान राजनीतिक अधिकारों की व्यवस्था कहा? किसने सामाजिक न्याय को समान राजनीतिक अधिकारों की व्यवस्था कहा? वो कहा लास्की ने। ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मोस्ट रिपीटेड कथन है ये एग्जाम्स की दृष्टि से। किसने सामाजिक न्याय को समान राजनीतिक अधिकारों की व्यवस्था कहा? लास्की। 528, किसने कहा कि स्वतंत्रता और समानता पूरक हैं? स्वतंत्रता और समानता पूरक माने हैं लास्की ने, लास्की ने। इससे पहले ह्यूम का भी स्टेटमेंट आया था। तो ये कुछ ऐसे स्कॉलर हैं जो इनको एक दूसरे का विरोधी मानते हैं, कुछ ऐसे स्कॉलर्स हैं जो स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे के पूरक मानते हैं। तो ये अलग अलग स्टेटमेंट्स आएंगे, आप इनको देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे हैं। 529, किसने कहा कि स्वतंत्रता और समानता में कोई संबंध नहीं है? कोई संबंध नहीं है। कोई कहता है पूरक, मतलब पूरक है, और ये कह रहे हैं कि कोई संबंध नहीं है, टॉकविले।
530 स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति से प्रेरित था? ये कल हमने क्रांति वाला जो टॉपिक देखा था उसमें भी आया था ये सवाल। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित था। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का नारा था। 531 1931 में समानता पुस्तक किसने लिखी? समानता पुस्तक का नाम है ये समानता। इक्वालिटी पुस्तक लिखी थी टॉनी ने, टॉनी। 532 इंग्लैंड में राजनीतिक समानता के पक्षधर कौन थे? इंग्लैंड में राजनीतिक समानता के पक्षधर थे लेवलर्स। दो प्रकार के लोग हैं, एक होते हैं लेवलर्स और एक होते हैं डिगर्स। लेवलर्स लेवल शब्द से बना है, यानी सबको लेवल करो, बराबर करो, समान करो। तो राजनीतिक समानता के पक्षधर यानी राजनीतिक रूप से सबको एक लेवल में लेके आओ, तो ये कहने वाले हैं लेवलर्स। और आर्थिक समानता के पक्षधर कौन है? ये है डिगर्स। डिगर्स कौन होते हैं? जो खोदते हैं। जैसे बोलते हैं ना गोल्ड डिगर, किसी लड़की को गोल्ड डिगर कब कहा जाता है? अगर कोई लड़की सिर्फ पैसे के इरादे से किसी लड़के से दोस्ती करती है उसको गोल्ड डिगर कहेंगे। ऐसे ही किसी लड़के के लिए भी गोल्ड डिगर का इस्तेमाल किया जाता है। तो डिगर कौन होते हैं? डिगर आर्थिक रूप से देखते हैं कोई भी डिसीजन करने के लिए, कोई डिसीजन लेना। तो आर्थिक समानता के पक्षधर कौन है? ये डिगर्स हैं, डिगर्स। तो राजनीतिक समानता के पक्षधर हैं लेवलर्स, आर्थिक समानता के पक्षधर हैं डिगर्स। 534 नैतिक समानता को प्राकृतिक अवस्था में किसने वर्णित किया? नैतिक समानता को प्राकृतिक अवस्था में किसने वर्णित किया? हॉब्स ने किया और लॉक ने किया। कानूनी समानता का समर्थन किसने किया? कानूनी समानता का समर्थन किया है लॉक, बेंथम, ऑस्टिन और मिल। कानूनी समानता का मतलब क्या है कि भाई कानून समानता ला सकता है, अगर कानून नहीं होगा तो समानता नहीं आएगी। समानता स्टैब्लिश की जा सकती है सिर्फ कानून के द्वारा, कानूनी समानता। नैतिक समानता का मतलब है कि भाई नैतिक रूप से लोगों को समझाओ या नैतिक रूप से लोग समान एक दूसरे को मान सकते हैं। तो नैतिक समानता को प्राकृतिक अवस्था में किसने वर्णित किया? हॉब्स और लॉक ने। और कानूनी समानता का समर्थन किया है लॉक, बेंथम, ऑस्टन और मिल ने। 536 लैंगिक समानता से जुड़े विचारक कौन है? लैंगिक समानता से जुड़े विचारक हैं टॉनी, टिटमस और अर्वेल। टॉनी, टिटमस और अर्वेल। 537 परिणाम की समानता का समर्थन किसने किया है? परिणाम की समानता का समर्थन किया है मार्क्सवादियों ने। मार्क्सवादी कहते हैं कि परिणाम जब निकलते हैं तब सब समान होने चाहिए। जैसे कहते हैं कि भाई सबको अपने अपनी योग्यताओं के अनुसार से काम मिले और जो फल मिलता है काम के बाद, यानी जो मेहनताना मिलता है वो सबको उनकी आवश्यकताओं के अनुसार मिले, ना कि उनके आउटपुट के अनुसार। आउटपुट चाहे किसी ने कैसा भी दिया हो, आवश्यकताएं देखी जाए, किसकी जो आवश्यकता है उसको वैसा स्टेट प्रोवाइड करवाए। तो परिणाम की समानता होनी चाहिए। न्याय अगला टॉपिक आ जाता है अपना, न्याय। 538 किसने प्लेटो के न्याय को स्थिर और अव्यावहारिक बताया? प्लेटो के न्याय को किसने स्थिर और अव्यावहारिक बताया? वो बताया बार्कर ने, बार्कर। 539 किसने कहा कि सार्वजनिक उपयोगिता ही न्याय का एकमात्र स्रोत है? सार्वजनिक उपयोगिता ही न्याय का एकमात्र स्रोत है, यह कथन है ह्यूम का। 540 किसने पहली बार वितरक न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत किया? अरस्तु ने किया। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का जो सिद्धांत है वो सबसे पहले अरस्तु यानी अरिस्टोटल ने प्रस्तुत किया था। 541 किसने प्रक्रियात्मक न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत किया? प्रक्रियात्मक न्याय मतलब प्रोसीजरल जस्टिस। प्रोसीजरल जस्टिस की थ्योरी का सबसे पहले सिद्धांत जो दिया था वो दिया था रॉबर्ट नोजिक ने, रॉबर्ट नोजिक। 542 कौन सा न्याय वस्तुओं का वितरण योग्यता के आधार पर करता है? वस्तुओं का वितरण योग्यता के आधार पर करता है, वो न्याय है वितरक न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। 543 किसने न्याय को प्राथमिक वस्तुओं के समान वितरण के रूप में परिभाषित किया? प्राथमिक वस्तुओं के समान वितरण के रूप में परिभाषित किया न्याय को जॉन रॉल्स ने, जॉन रॉल्स ने। उसके बाद अपना अगला सवाल आ जाता है 544। 544वां सवाल है किसने न्याय को आत्मा का गुण बताया? किसने न्याय को आत्मा का गुण बताया? वो बताया है प्लेटो ने, प्लेटो।
545 किसने कहा कि समाज में न्याय अधिकारों और कर्तव्यों के वितरण पर निर्भर करता है? समाज में जो न्याय है वो अधिकारों और कर्तव्यों के वितरण पर निर्भर करता है, यह बात कही है जॉन रॉल्स ने। 546 आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को किसने द्वितीय पीढ़ी के अधिकार माना? आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को किसने द्वितीय पीढ़ी के अधिकार माना? विद्वानों ने। बेसिकली क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरह से फ्रेम हुआ है कि द्वितीय पीढ़ी के अधिकार कौन कौन से हैं। द्वितीय पीढ़ी के अधिकार हैं इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल। इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल। 547 किसने समानुपाती समानता का सिद्धांत प्रस्तुत किया? समानुपाती समानता का सिद्धांत प्रस्तुत किया अरस्तु ने। किसने वितरक न्याय के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? वितरक न्याय के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है अरस्तु ने, अरिस्टोटल ने। 549 किसने जटिल समानता की संकल्पना प्रस्तुत की? जटिल समानता का मतलब है कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी। कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी की संकल्पना प्रस्तुत की है माइकल वोल्जर ने। ये कम्युनिटेरियन थिंकर है, समूहवादी। 550 किसने प्रक्रियात्मक न्याय की आलोचना की? प्रक्रियात्मक न्याय की आलोचना की है माइकल सैंडल ने। प्रक्रियात्मक न्याय जॉन रॉल्स ने दिया था और उसकी आलोचना की थी माइकल सैंडल ने। 551 किसने संपत्ति के अधिकार का अधिकार सिद्धांत प्रस्तुत किया? जो अधिकार सिद्धांत है वो संपत्ति के अधिकार का अधिकार सिद्धांत प्रस्तुत किया है रॉबर्ट नॉजिक ने। रॉबर्ट नॉजिक ने। अधिकार सिद्धांत को अंग्रेजी में बोलते हैं एंटाइटलमेंट थ्योरी। एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ राइट्स, ये दिया है रॉबर्ट नॉजिक ने। 552 प्रक्रियात्मक न्याय के प्रमुख आलोचक कौन हैं? प्रक्रियात्मक न्याय के प्रमुख आलोचक हैं माइकल सैंडल। माइकल सैंडल। 553 किसने कहा कि राज्य सहायता आत्मविश्वास को नष्ट कर देती है? जो राज्य सहायता है वो आत्मविश्वास को नष्ट कर देती है, यह कथन है मिल का। यह कथन है मिल का। 554 किसने कहा क्रांति हमेशा असमानता में पाई जाती है? क्रांति हमेशा असमानता में पाई जाती है, यह कथन अरस्तु का है। अरस्तु के अनुसार अगर असमानता होगी, समाज में अगर असमानता होगी, राज्य में अगर असमानता होगी तो क्रांति होनी तय है। क्रांति होगी। क्रांति का कारण उन्होंने असमानता ही बताया था अरस्तु ने। 555 किसने कहा ज्ञान शक्ति है? जो नॉलेज है वो पावर के समान है, यह कथन बेकन का है। फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन। तो अगर फ्रांसिस बेकन ऑप्शन में ना दिखे और आपको ऑप्शन में मिशेल फुको दिख जाए तो मिशेल फुको लगा सकते हैं, और मिशेल फुको भी ना दिखे आंसर में आपको हॉब्स दिख जाए तो हॉब्स भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर तीनों ही ऑप्शन में हो तो ऑल ऑफ द थ्री आएगा, और अगर एक पूछा गया हो तो फ्रांसिस बेकन सबसे पहले इस आंसर के हकदार होंगे। किसने कहा ज्ञान शक्ति है यानी नॉलेज पावर है? वो कहा है फ्रांसिस बेकन ने। 556 किसने रूसो की एमिल की आलोचना की? एमिल इमाइल को भी बोलते हैं, EMILE। इमाइल जो पुस्तक है उसी को एमिल लिखा हुआ है। इमाइल पुस्तक की आलोचना किसने की? इमाइल पुस्तक लिखी थी रूसो ने और इसकी आलोचना की है मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट ने। ये एक नारीवादी विचारक है, मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट। 557 किसने कहा यदि आप राज्य से न्याय हटा दें तो वह अपराधियों की गिरोह बन जाएगा? अगर आप राज्य से न्याय हटा दें तो वह राज्य अपराधियों का गिरोह बन जाएगा, यह कथन है सेंट अगस्टाइन का। सेंट अगस्टाइन। 558 किसने रोल्स के न्याय सिद्धांत का विरोध किया? किसने रोल्स के न्याय सिद्धांत का विरोध किया? रॉबर्ट कोहेन ने। रॉबर्ट कोहेन। 559 किसने कहा न्याय तार्किक चयन का परिणाम है? न्याय जो है वो रैशनल चॉइस का परिणाम है,
तार्किक चयन का परिणाम है, यह कथन है रॉल्स का, जॉन रॉल्स का। जॉन रॉल्स ने जो सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया था न्याय का, उसमें जो न्याय की टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड की थी वो तार्किक चयन के द्वारा की थी। व्हील ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञान का जो पर्दा है वो जब ओढ़ के समाज वो उस हिसाब से अपना तर्क का इस्तेमाल करते हुए न्याय के टर्म्स एंड कंडीशन बनाता है। तो तार्किक चयन का परिणाम है न्याय, ये कथन है जॉन रॉल्स का। 560 किसने 2001 में न्याय के रूप में निष्पक्षता एक पुनः कथन लिखा? निष्पक्षता एक पुनः कथन लिखा है जॉन रॉल्स ने, 2001 में पुस्तक लिखी है न्याय के रूप में निष्पक्षता एक पुनः कथन। 561 रॉल्स के न्याय का सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है? रॉल्स के न्याय का सिद्धांत अंतर सिद्धांत पर आधारित है। अंतर सिद्धांत को अंग्रेजी में बोलते हैं डिफरेंस प्रिंसिपल। डिफरेंस प्रिंसिपल। अपना अगला टॉपिक आ जाता है इसके बाद नागरिकता। नागरिकता, सिटीजनशिप। 562 क्वेश्चन नंबर 562 कौन से देश ने 1970 के दशक में खुद को बहुसांस्कृतिक राष्ट्र घोषित किया? खुद को बहुसांस्कृतिक राष्ट्र घोषित किया ऑस्ट्रेलिया ने 1970 में। 563 किसने डिजिटल लोकतंत्र की संकल्पना प्रस्तुत की? डिजिटल लोकतंत्र की संकल्पना प्रस्तुत की है स्मिथ और ग्रे ने। स्मिथ और ग्रे ने। 564 कौन अंतःक्रियात्मक लोकतंत्र की संकल्पना से जुड़ा है? कौन अंतःक्रियात्मक लोकतंत्र की संकल्पना से जुड़ा है? सही उत्तर है जे.एस. मिल। जे.एस. मिल। 565 किसने वैश्विक लोकतंत्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किसने वैश्विक लोकतंत्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? वो है डेविड हेल्ड। डेविड हेल्ड ने कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 566 किसने नागरिकता के 3 चरणीय सिद्धांत को प्रस्तुत किया? नागरिकता के 3 चरणीय सिद्धांत को प्रस्तुत किया है टी.एच. मार्शल ने। टी.एच. मार्शल का जो काम है वो नागरिकता के लिए ज्यादा जाना जाता है, सिटीजनशिप के लिए ज्यादा जाना जाता है। इन्होंने नागरिकता के 3 चरणीय सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। 567 किसने भिन्न नागरिकता की अवधारणा प्रस्तुत की? भिन्न नागरिकता की अवधारणा प्रस्तुत की है विल किमलिका ने। विल किमलिका एक बहुसांस्कृतिवादी विचारक हैं। बहुसांस्कृतिवादी विचारक, मल्टीकल्चरलिस्ट थिंकर। इन्होंने भिन्न नागरिकता की अवधारणा प्रस्तुत की थी। 568 किस क्रांति से नागरिकता की संकल्पना को प्रेरणा मिली? किस क्रांति से नागरिकता की संकल्पना को प्रेरणा मिली? वो क्रांति थी फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति। 569 किसने 1950 में नागरिकता और सामाजिक वर्ग पुस्तक लिखी? ये एक पुस्तक का नाम है नागरिकता और सामाजिक वर्ग, सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास। ये पुस्तक लिखी है टी.एच. मार्शल एंड थॉमस वाटमोर ने। टी.एच. मार्शल एंड थॉमस वाटमोर। 570 किसने नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों की व्याख्या की? किसने नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों की व्याख्या की? वो व्याख्या की है टी.एच. मार्शल ने। 571 किसने नागरिकता का मार्क्सवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया? नागरिकता का मार्क्सवादी सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। नागरिकता का मार्क्सवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया है गिड्डेंस ने। गिड्डेंस। 572 नागरिकता और सामाजिक वर्ग किसने लिखी? नागरिकता और सामाजिक वर्ग 1950 में पुस्तक लिखी गई थी, ये टी.एच. मार्शल ने लिखी थी। 573 किसने कहा कि नागरिकता का विकास रैखिक होता है? नागरिकता का विकास लीनियर रूप में होता है, रैखिक होता है। वो कथन है टी.एच. मार्शल का। 574 बहुलवादी नागरिकता सिद्धांत। बहुलवादी नागरिकता सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक कौन है इस सिद्धांत का? बहुलवादी नागरिकता सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक है बी.एस. टर्नर। बी.एस. टर्नर।
575 किसने नागरिकता के तीन चरणीय सिद्धांत को प्रस्तुत किया? तीन चरणीय सिद्धांत को प्रस्तुत किया है टी.एच. मार्शल ने। रिपीट हो गया भाई ये सवाल। 576 नागरिक राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों को किस नाम से जाना जाता है? नागरिक राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों को किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है मौलिक नागरिकता, फंडामेंटल सिटीजनशिप, मौलिक नागरिकता। 577 किसने नागरिकता के उदारवादी सिद्धांत का समर्थन किया? नागरिकता के उदारवादी सिद्धांत यानी लिबरल थ्योरी का समर्थन किया है टी.एच. मार्शल ने। 578 सामुदायिक नागरिकता के समर्थक कौन है? सामुदायिक नागरिकता के समर्थक हैं हन्ना अरेंट और बार्बर, हन्ना अरेंट और बार्बर। 579 किसने नागरिकता के बहुलवादी सिद्धांत का विस्तार किया? नागरिकता के बहुलवादी सिद्धांत का विस्तार किया है टर्नर ने, टर्नर बहुलवादी नागरिकता सिद्धांत। 580 किसने कहा नागरिकता की संकल्पना अब प्रचलन से बाहर हो गई है? नागरिकता की संकल्पना अब प्रचलन से बाहर हो गई है, यह कथन है गुस्टेरन का, गुन्स्टेरन का। 581 किसने संस्कृति और समानता में बहुसंस्कृतिवाद की आलोचना की? संस्कृति और समानता में बहुसंस्कृतिवाद की आलोचना की है ब्रायन बेरी ने, ब्रायन बेरी। उसके बाद अपना अगला टॉपिक आ जाता है भाई, नागरिकता खत्म हो गया है। अगला टॉपिक है कानून और शासन, कानून और शासन, लॉ एंड गवर्नेंस, लॉ एंड गवर्नेंस। 582 किसे आदेश सिद्धांत यानी कमांड थ्योरी का प्रतिपादक माना जाता है? आदेश सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है ऑस्टिन को, ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन, कमांड थ्योरी का प्रतिपादक। 583 किसने कहा कि अधिकार केवल कानूनों के कारण ही अस्तित्व में है? अधिकार केवल कानूनों के कारण ही अस्तित्व में है, यह कथन है बेंथम का, बेंथम। 584 किसने माना कि राज्य, कानून राज्य नहीं बल्कि साम्राज्य का निर्माण करता है? कानून जो है वो राज्य नहीं बल्कि साम्राज्य का निर्माण करता है, यह माना है क्रैब ने, क्रैब। 585 किसने कहा कि कानून राज्य के बाद आता है और उससे ऊपर होता है? कानून जो है वो राज्य के बाद आता है और उससे ऊपर होता है, यानी राज्य पहले, राज्य का निर्माण पहले होगा, कानून का निर्माण उसके बाद होगा, और राज्य से ऊपर होता है कानून। राज्य जो है कानून से ऊपर होकर कार्य नहीं कर सकता, कानून ही ऊपर माना जाएगा, यह कथन है डिगविट का, डिगविट। 586 किसने ऑस्टिन के विधिवाद की आलोचना की? ऑस्टिन के विधिवाद की आलोचना करते हुए उसे नीरस कहा, उसे नीरस कहा लीकॉक ने, लीकॉक ने ऑस्टिन के विधिवाद की आलोचना की है और उसे नीरस कहा है। 587 किसने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को सामाजिक क्रांति का संरक्षक कहा? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को सामाजिक क्रांति का संरक्षण कहा है ग्रेनविल ऑस्टिन ने, ग्रेनविल ऑस्टिन। 588 किसने कहा कि विधानसभा के पतन का कारण अन्य स्थानों पर शक्ति का उदय है? विधानसभा के पतन का कारण अन्य स्थानों पर शक्ति का उदय है, यह स्टेटमेंट है केसी वेयर का, केसी वेयर। 589 किसने नौकरशाही को संसदीय प्रणाली में छाया शासक कहा? किसने नौकरशाही को संसदीय प्रणाली में छाया शासक कहा? यह कहा है म्योर ने, म्योर। 590 किसने सबसे पहले राष्ट्रपति प्रणाली शब्द का प्रयोग किया? राष्ट्रपति प्रणाली शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया बेजॉट ने, बेजॉट। 591 किसने कहा कि संविधान निरंकुशता को सीमित करता है? संविधान राज्य की निरंकुशता को सीमित करता है, यह कथन है स्ट्रॉन्ग का, स्ट्रॉन्ग। इसके बाद अपना अगला टॉपिक शुरू होता है, अपना अगला टॉपिक है शक्ति और राज्य, पावर और स्टेट,
592 किसने शक्ति का प्रयोगात्मक अध्ययन किया? शक्ति का प्रयोगात्मक अध्ययन किया है रॉबर्ट डहेल ने। 593 एक पुस्तक का नाम है शक्ति, अधिकार और सत्य। शक्ति, अधिकार और सत्य, ये पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक लिखी है मिशेल फूको ने। मिशेल फूको। 594 इसके बाद 2-3 पुस्तकें और हैं। 1916 में माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी? माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक लिखी है परोटो ने। परेटो। जब हम पराठा खा लेते हैं, पराठा, तो हमारा माइंड सुस्त हो जाता है। माइंड सुस्त हो जाता है, हम सोसाइटी में मिलने नहीं जाते किसी से, और वो पराठा खा के हम सो जाते हैं। तो माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक 1916 में लिखी है परेटो ने। 595 1896 में शासक वर्ग पुस्तक किसने लिखी? शासक वर्ग पुस्तक लिखी है मोस्का ने। मोस्का, शासक वर्ग। 596 1976 में यौन इतिहास पुस्तक किसने लिखी? यौन इतिहास पुस्तक लिखी है मिशेल फूको ने। मिशेल फूको। 597 निर्णय निर्माण के रूप में शक्ति की संकल्पना किसने दी? निर्णय निर्माण के रूप में शक्ति की संकल्पना दी है रॉबर्ट डहेल ने। रॉबर्ट डहेल। 598 कार्य सूची निर्धारण के रूप में शक्ति की संकल्पना किसने दी? कार्य सूची निर्धारण के रूप में शक्ति की संकल्पना दी है बाखराच ने। बाखराच। 599 विचार नियंत्रण के रूप में शक्ति की संकल्पना किसने दी? विचार नियंत्रण के रूप में शक्ति की संकल्पना दी है ल्यूकस ने। ल्यूकस। और आज का अपना आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 600, किसने कहा शक्ति हर जगह है? पावर इज एवरीवेयर। पावर इज एवरीवेयर, यह स्टेटमेंट है मिशेल फूको की। मिशेल फूको ने कहा शक्ति हर जगह है। समाज में शक्ति हर इंस्टीट्यूट, हर इंसान, हर तबके में है। शक्ति हर जगह फैली हुई है, कहीं एक जगह केंद्रित नहीं है। यह कथन है मिशेल फूको का। तो इसी के साथ अपने 600 सवाल पूरे होते हैं। पार्ट 6 भी कंप्लीट होता है। पार्ट 7 में क्वेश्चन नंबर 601 से करेंगे हम आगे के टॉपिक्स के साथ। तो इन 6 वीडियोस को जब अब तक हुई हैं, इनको कोशिश कीजिए, दोबारा देख सकते हैं आप, नोट्स बना सकते हैं, पढ़िए, रिवाइज कीजिए, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम्स में आते रहते हैं। और ये विभिन्न किताबों से भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये सब जगह बिखरे हुए हैं, यहाँ पे आपको इकट्ठे करके मिले हुए हैं, इसलिए आप इनको पढ़ सकते हैं। मैक्सिमम रिविजन कीजिए। ये जो PDF है इसका प्रिंट आउट निकालिए। 170-172 पेजेस हैं, तो लगभग 80-85 पेजेस में, पन्नों में ये सब प्रिंट आउट ले लेंगे। एक पतली सी बुकलेट मिल जाएगी, बन जाएगी, उसको बाइंडिंग कराइए और उस बुकलेट को, उन 80 पेजों को रोज पढ़िए। 10-10 पेज रोज पढ़िए। 8-8 दिन में उसको कंप्लीट कर सकते हैं, यानी 8 दिन में आप उसको रिवाइज कर सकते हैं और दनादन तैयारी कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 7 के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।